नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज 14 मार्च है और इस वक्त भारत के हजारों चावल व्यापारी ऐसे संकट से गुजर रहे हैं जो उन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की लपटें अब भारत के चावल गोदामों तक पहुंच गई हैं। जहाज रुक गए हैं, बीमा कंपनियां हाथ खींच रही हैं और लगभग 4 लाख टन चावल यानी करोड़ों रुपए का माल या तो बंदरगाहों पर अटका पड़ा है या फिर समुद्र के बीच रास्ते में फंसा हुआ है। यह सिर्फ एक व्यापारिक समस्या नहीं है, यह उस इंसान की तकलीफ है जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर व्यापार करने के लिए चावल खरीदा। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स तो बैंक से कर्ज लेकर व्यापार करते हैं, उन पर ब्याज का मीटर चालू है। उस किसान की चिंता है जिसे अब अपनी फसल का सही दाम शायद नहीं मिलेगा। आज इस वीडियो में हम आगे समझेंगे कि मध्य पूर्व में ताजा हालात क्या हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चावल से क्या लेना देना है, भारत के व्यापारियों पर असल में ये कितना बड़ा झटका है, किसान, निर्यातक और सरकार आगे क्या होगा। देखते रहिए कमोडिटी टुडे, हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। पहले समझते हैं यह युद्ध शुरू कैसे हुआ। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। ये हमले इतने बड़े और इतने अचानक थे कि पूरी दुनिया हिल गई। ईरान की राजधानी तेहरान में तबाही की तस्वीरें सामने आईं। 4 मार्च 2026 को तेहरान के केंद्र में हवाई हमलों ने इमारतें ध्वस्त कर दी और जवाब में ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सिर्फ युद्ध को ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी डमरू के आकार का रास्ता। आपने डमरू देखा ही होगा और स्क्रीन पर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं। ये बिल्कुल डमरू के आकार का है, यानी आगे पीछे से चौड़ा और बीच में बिल्कुल संकरा, नैरो। इसी वजह से इसे जल डमरू मध्य कहते हैं। खैर, यह महज एक संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला सकती है। इस रास्ते से हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है और यह दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 20% है। इतना ही नहीं, एशिया के देशों को जाने वाले 80 से 90% तेल और LNG गैस इसी रास्ते से होकर जाते हैं। और जब ईरान ने इस जल डमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही को खतरे में डाल दिया तो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज रोक लिए। एक के बाद एक कई बड़े कैरियर्स ने मध्य पूर्व के लिए शिपिंग सेवाएं निलंबित कर दी। इस संकट में एक और जलमार्ग का नाम आया, बाब एल मंदेब। यह रेड सी का प्रवेश द्वार है। यहाँ से होते हुए जहाज सुएज कैनाल पहुँचते हैं। सुएज कैनाल इजिप्ट में है और यह एक आर्टिफिशियल नहर है जिसे 1869 में बनाया गया था और इसकी लगभग लंबाई 193 किलोमीटर है और यह दुनिया के लगभग 12% व्यापार और 30% कंटेनर ट्रैफिक को संभालती है। हौथी विद्रोही, इन्हें हम हूथियों के नाम से भी जानते हैं, वह पहले से ही इस इलाके पर हमले करते आ रहे थे। अब युद्ध के बढ़ने के साथ यह रास्ता भी और खतरनाक हो गया है। कुछ शिपिंग लाइंस ने सुएज कैनाल ट्रांजिट भी रोक दिया है। कई जहाज अब अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर जा रहे हैं, जिससे दूरी बढ़ जाती है, समय बढ़ जाता है और ऐसे में लागत दोगुनी हो जाती है। इस एक युद्ध ने वैश्विक व्यापार की 2 सबसे महत्वपूर्ण धमनियों को रोक दिया है, बंद कर दिया है। अब समझते हैं कि इस युद्ध का भारत के चावल व्यापार से क्या संबंध है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के चावल निर्यात को मिला दें तो भी भारत उनसे ज़्यादा चावल निर्यात करता है। भारत दुनिया के कुल चावल निर्यात का 40% से ज़्यादा अकेले संभालता है। इनमें सबसे खास है बासमती चावल। यह वह चावल है जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। पंजाब और हरियाणा में यह अधिक उगाया जाता है। देश के 50% से अधिक बासमती इन्हीं 2 राज्यों से आता है। भारत हर साल 55 से 60 लाख टन बासमती चावल निर्यात करता है। इसकी कुल एक्सपोर्ट वैल्यू है लगभग 4.5 से 5 अरब डॉलर सालाना, यानी करीब 40 से 45 हजार करोड़ रुपए। और इस बासमती का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? मिडिल ईस्ट।
इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत के बासमती निर्यात का लगभग 70 से 72% मध्य पूर्व के देशों को जाता है। इनमें शामिल हैं ईरान, परंपरागत रूप से सबसे बड़ा खरीदार। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 8 महीनों में अकेले ईरान को लगभग 6 लाख टन बासमती गया। सऊदी अरब दूसरा बड़ा बाजार, इराक तीसरा, यूएई चौथा और दुबई एक ट्रांसशिपमेंट हब भी है। कतर और कुवैत भी महत्वपूर्ण खरीदार हैं। अब सोचिए, जब इन्हीं देशों तक जाने वाले रास्ते बंद हो जाएं तो फिर क्या होगा? हड़कंप क्यों मचा? असली संकट की कहानी। अब हम यह समझते हैं कि हड़कंप शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यह सिर्फ बाजार में उतार चढ़ाव नहीं है, यह एक ऐसा झटका है जो व्यापारियों की कमर तोड़ सकता है। कितने तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी पहली कंसाइनमेंट जा रही होगी और वह अटक गई। सोचिए उनका क्या होगा। उनके लिए तो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इस युद्ध के चलते हमारे बासमती निर्यात के आंकड़ों में कमी आएगी। मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ने के बाद से बासमती चावल की कीमतें लगभग 6 से 8% तक गिर गई हैं। मिडिल ईस्ट भारतीय बासमती निर्यात के लिए एक बेहद संवेदनशील बाजार है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो घरेलू बाजार में कीमतें और नीचे जा सकती हैं। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स की तरफ से कहा गया कि हमारे निर्यातक फ्रेट, फ्यूल और इंश्योरेंस के अचानक बढ़े झटकों को तब नहीं झेल सकते जब शिपमेंट्स पहले से ही रुकी या लुढ़की हुई हों। कॉन्ट्रैक्ट्स, कैश फ्लोस और भारत की एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स को बचाने के लिए टाइम बाउंड राहत और स्पष्ट सरकारी एडवाइजरी जरूरी है। कुल मिलाकर 4 लाख टन बासमती ये कितना होता है? तो इसे ऐसे समझते हैं कि एक कंटेनर में 24 से 25 टन चावल आता है। 4 लाख टन चावल का मतलब है करीब 16,000 कंटेनर्स, और इन कंटेनर्स में भरा हुआ चावल ना खरीदार तक पहुंच रहा है, ना व्यापारी को उसकी पेमेंट मिल रही है। जो जहाज अभी भी चलने को तैयार हैं, उन्होंने एक नई मार लगाई है। नाम है वॉर सरचार्ज, यानी युद्ध शुल्क। हर कंटेनर पर $2,000 से $4,000 तक का अतिरिक्त शुल्क। जी हाँ, ओलम एग्री इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नितिन गुप्ता ने कहा, फ्रेट रेट्स हर दिन बढ़ रहे हैं। शिपर्स वॉर सरचार्ज और इमरजेंसी फ्यूल चार्जेस लगा रहे हैं। इससे बायर्स के लिए इंपोर्ट तेजी से महंगा होता जा रहा है। दोस्तों, एक कंटेनर पर $2,000 एक्स्ट्रा का मतलब है हर टन चावल पर करीब $80 का बोझ। और सुनिए, चावल का व्यापार पहले से ही बहुत ही कम मार्जिन वाला है। $80 पर टन का एक्स्ट्रा खर्च कई बार पूरे प्रॉफिट को खा जाता है। दोस्तों, छोटे और मीडियम एक्सपोर्टर्स के लिए तो लिटरली यह दिवालियेपन का रास्ता है। इंश्योरेंस, जब बीमा कंपनियां मुंह फेर लें। एक और मार जो और भी गहरी है, वॉर जोन में जहाज भेजने के लिए बीमा चाहिए, लेकिन बीमा कंपनियां अब इस जोखिम से कतरा रही हैं। इंश्योरेंस कंपनीज मिसाइल हमलों के डर से जहाज़ों को कवर करने से मना कर रही हैं। निर्यातक नए ऑर्डर्स लेने से बच रहे हैं। अब जो जहाज इंश्योरेंस नहीं कराएगा वो रिस्क नहीं उठाएगा, और जो रिस्क नहीं उठाएगा वो उस रूट पर नहीं जाएगा। नतीजा, माल अटका रहे। बायर्स भी अब चुप हो गए हैं। जब सेलर्स परेशान हो तो बायर्स क्या कर रहे हैं? तो आयात करने वाले देशों के पास अभी पर्याप्त स्टॉक है, काफ़ी माल अभी ट्रांजिट में है, इसलिए वे पैनिक में नहीं हैं। वे डस्ट सेटल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी खरीदार रुको और देखो की नीति पर है। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहे, एक्सपोर्ट डील्स थम गई हैं। डिस्ट्रेस सेलिंग, सस्ते में बेचने की मजबूरी। और अब आती है वह बात जो सबसे दर्दनाक है। जब माल बंदरगाह पर पड़ा रहे, स्टोरेज कॉस्ट लगे, पेमेंट ना आए और कर्ज बढ़ता जाए, तो व्यापारी क्या करता है? वो डिस्ट्रेस सेलिंग करता है। यानी वो चावल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम दाम पर बिकना था, उसे घरेलू बाजार में औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। ईरान भारतीय बासमती के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था। अब वहाँ शिपमेंट्स रुकने से पेमेंट साइकिल्स और ट्रेड ट्रांजैक्शंस बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इससे डिस्ट्रेस सेलिंग हो रही है। जो माल प्रीमियम प्राइस पर जाना था वो घरेलू बाजार में सस्ते दामों पर बिक रहा है। काकीनाडा बंदरगाह के बाहर अकेले लगभग 2.5 से 3 लाख टन चावल जहाजों में लदा है, लेकिन रवाना होने का इंतजार कर रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सभी के मन में है कि आगे क्या होगा। तो 3 संभावनाएं हैं। पहला परिदृश्य, युद्ध जल्दी खत्म। अगर सीज फायर जल्दी होता है कुछ हफ्तों में,
तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुलेगा, शिपिंग कंपनीज वापस आएंगी, वॉर सरचार्जेस हटेंगे, इंश्योरेंस फिर मिलेगी, बायर्स नए ऑर्डर्स देंगे। नुकसान होगा लेकिन सीमित, लिमिटेड, और बाजार 2 से 3 महीनों में सामान्य हो सकता है। दूसरा परिदृश्य, अगर युद्ध 3 से 6 महीने या ज्यादा चला तो फ्रेट रेट्स लगातार ऊंचे रहेंगे, इंश्योरेंस अनअवेलेबल रहेगी, कई छोटे एक्सपोर्टर्स दिवालियेपन के कगार पर आ सकते हैं, किसानों को फसल का दाम कम मिलेगा, डोमेस्टिक प्राइसेस में और गिरावट आ सकती है और भारत का सालाना बासमती एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो सकता है। परिदृश्य 3, रास्ते बदल जाते हैं। एक तीसरी संभावना भी है, अगर भारत को अल्टरनेट रूट्स डेवलप करने पड़े तो ईरान का चाबहार पोर्ट एक ऑप्शन हो सकता है। मध्य एशिया और रूस के रास्ते व्यापार की संभावना, लेकिन यह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, शॉर्ट टर्म में यह कोई बड़ी राहत नहीं देगा। दोस्तों, ये सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है, यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा का भी मुद्दा है। भारत जब चावल निर्यात नहीं कर पाता तो किन देशों को खाना नहीं मिलेगा? सबसे ज्यादा खतरे में कौन से देश? तो बांग्लादेश, बेनिन, आइवरी कोस्ट, गिनी, कैमरून, ये देश नॉन बासमती राइस के लिए भारत पर बहुत निर्भर हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई प्रीमियम बासमती के लिए निर्भर है। अगर भारत का निर्यात लंबे समय तक बाधित रहा तो इन देशों में फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, कुछ गरीब देशों में फूड शॉर्टेज भी हो सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि मध्य पूर्व का यह संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों पर बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। यानी यह युद्ध सिर्फ उस रीजन की समस्या नहीं है, यह पूरी दुनिया की थाली को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर शायद आपको एहसास हुआ हो कि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसकी गूंज सिर्फ उस बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहती, वह गूंज समुद्र में तैरते जहाज़ों तक पहुंचती है, बंदरगाहों पर खड़े कंटेनर्स तक पहुंचती है, व्यापारी के दफ्तर तक पहुंचती है और आखिरकार उस किसान के खेत तक पहुंचती है जो खेत में अनाज उगाता है। लगभग 4 लाख टन चावल आज अटका पड़ा है, 40 से 45 हजार करोड़ का व्यापार खतरे में है, हजारों व्यापारी, लाखों किसान अनिश्चितता में हैं। सवाल यह है कि यह युद्ध कब थमेगा? सवाल यह भी है कि भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए क्या करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या दुनिया समझेगी कि युद्ध की कीमत सिर्फ सैनिक नहीं चुकाते, किसान भी चुकाते हैं, व्यापारी भी चुकाते हैं और आम इंसान को भी चुकाना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि यह संकट जल्द हल होगा। खुश रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। जीवन में संकट आते रहते हैं और यह कोई नया नहीं है, कोई पहला नहीं है और ना ही ये आखिरी है। ईश्वर को शायद हमारी क्षमता टेस्ट करने का यह उसका तरीका हो। जो एक्सपोर्टर्स पहली बार कंसाइनमेंट भेज रहे थे और वह फंस गए हैं तो उन्हें भी धीरज से काम लेना होगा। पैनिक मत करिए, जो आप बदल नहीं सकते उस पर पैनिक करने का कोई कारण नहीं बनता। बस यह देखिए कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है और यदि नुकसान उठाना ही पड़ेगा तो मैक्सिमम कितना डेंट लग सकता है, और उस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए आपको मेंटली तैयार रहना होगा, क्योंकि यही व्यापार है। धन्यवाद, नमस्ते।